Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary. I am Nivedita Raje. Today's case is Hussain Bhai Asghar Ali Lokhandwala versus State of Gujarat. Now it's a criminal law judgment delivered by the Supreme Court. It's a very good judgment that you can effectively use in your means preparation. कहाँ और कैसे ये मैं आपको सेशन के एंड में समझाऊंगी. पहले फैक्ट्स को समझ लेते हैं. तो हुआ ऐसा कि इद्रीश भाई और असगर अली इस पूरी कहानी के मुख्य पात्र हैं. दे आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस एंटायर स्टोरी. नाउ इद्रीश भाई एंड असगर अली हैड चिल्ड्रन ऑब्वियसली. इद्रीश भाई का बेटा है अब्बास भाई. असगर अली जी के दो बच्चे हैं, ओनेजा एंड हुसैन भाई. अब्बास भाई और ओनेजा शादीशुदा हैं, ठीक है. तो बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ. अब परेशानी ये थी कि अब्बास भाई और ओनेजा में कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, जिसकी वजह से ओनेजा अपने हस्बैंड के घर को छोड़ के अपने फादर के घर आ जाती हैं. अब्बास भाई किसी दिन उन्हें मनाने के लिए जाते हैं. दोनों में कुछ बहस हो जाती है और वो बहस बढ़ जाती है. वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पेरेंट्स को इंटरफेयर करना पड़ता है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये दो लोगों की लड़ाई दो कुटुंबों की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है. The entire argument became so heated that Hussain Bhai lost his temper and ended up attacking both Abbas Bhai and Idris Bhai. Abbas Bhai, while did not really get injured, Idris Bhai got seriously injured and died. तो इनके जो अटैक्स थे उनकी वजह से इद्रीस भाई की डेथ हो जाती है और असगर अली और हुसैन भाई दोनों पे चार्ज आ जाता है सेक्शन 304 का. अब ट्रायल कोर्ट ने असगर अली और हुसैन भाई दोनों को सेक्शन 304 पार्ट 1 में कन्विक्ट किया और उनको 5 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ का पनिशमेंट सुना दिया. हाई कोर्ट में इस सेंटेंस को चैलेंज कर दिया गया. हाई कोर्ट ने इनके सेंटेंस को मॉडिफाई किया. सेक्शन 300 पार्ट 1 से उसे कम करके सेक्शन 300 पार्ट 2 का चार्ज लगा दिया. असगर अली का जो सेंटेंस था वो जितना ड्यूरेशन वो ऑलरेडी जेल में सर्व कर चुके थे जुडिशियल कस्टडी में, उसको टाइम सर्व्ड मान के उनको रिलीज कर दिया. लेकिन हुसैन भाई के सेंटेंस को ऑल्टर नहीं किया, बस चार्ज को ऑल्टर किया और पनिशमेंट वही रहने दिया. इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया इंटरप्रिटेशन सेक्शन 304 का. सेक्शन 304 आपको पता ही है, पनिशेस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. तो सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, ठीक है, इन 4 क्लॉजेस. 4 सिचुएशंस में अगर डेथ हुई है तो उस डेथ को मर्डर माना जाता है, राइट. लेकिन उसी सेक्शन में कुछ 5 एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं कि अगर एक्ट उन 5 एक्सेप्शंस में फॉल कर जाती है तो वो मर्डर नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, ठीक है, क्योंकि मर्डर का जो सेट क्राइटेरिया है वो सिचुएशन उसे फुलफिल नहीं कर रही. सो व्हाइल द होमिसाइड इज डेफिनेटली कल्पेबल, यू हैव कॉज्ड डेथ ऑफ अनदर पर्सन, बट द इंटेंशन यू रिक्वायर टू कमिट मर्डर इज एब्सेंट इन ऑल दोस 5 cases, hence you are liable for culpable homicide not amounting to murder. तो उसकी जो पनिशमेंट है वो मर्डर से कम है, लेकिन वो फिर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years तक का पनिशमेंट है उसमें भी, राइट. सेक्शन 304 पार्ट 2 जो है वो भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को ही पनिश करता है, लेकिन वो उन कल्पेबल होमिसाइड्स को पनिश करता है जिनमें इंटेंशन नहीं था, नॉलेज था, राइट. तो सेक्शन 304 ही लिख देते हैं. सेक्शन 304 का पार्ट 1 जो है is basically punishing a death caused with an intention to cause death. मैं बताऊंगी, अभी आप सोच रहे होंगे मैम 300 वही तो है, what is the difference? I'll tell you. 304 part 2 on the other hand punishes acts in which you have a knowledge that death might be a likely result, ठीक है. तो यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और डेथ और इंजरीज दैट आर लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ. 304 का पार्ट 1 एक्सेप्शंस को कवर कर रहा है, वो एक्सेप्शंस जो कि मर्डर नहीं है. क्यों नहीं है वो मर्डर? व्हाई आर दोज एक्सेप्शंस नॉट अकाउंटेड और डिस्क्राइब्ड एज मर्डर?
वो इसीलिए क्योंकि उनमें जो डायरेक्ट इंटेंशन होता है जान लेने का वो नहीं होता। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्री मेडिटेटेड प्लान, एक सोची समझी साजिश जो कि हत्या करने की है, एक प्रॉपर प्रीमीडिएशन, एक प्रॉपर प्लान जहां पे आप किसी की जान लेने का फैसला करते हैं, एक पर्टिकुलर मोटिव फॉर्म करते हैं और एक पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं जो किसी की जान लेना है, और फिर आप उस मोटिव के लिए एक्ट करते हैं। आपका पूरा का पूरा एक्शन किसी की जान लेने के लिए किया जाता है। द इंटेंशन इज जस्ट टू किल, और वो इंटेंशन मौके पे नहीं आया होता, एक पर्टिकुलर हीट ऑफ मोमेंट में या किसी पैशनेट मोमेंट में या किसी गुस्से में नहीं फॉर्म हुआ है, वो पहले से चल रहा है। आप पहले से जान लेना चाहते थे, आपका एक क्रिमिनल इंटेंट था जो किसी की हत्या करना चाहता है। उस क्रिमिनल माइंड को सेक्शन 300 पनिश करता है, उस क्रिमिनल स्टेट को। यू आर बेसिकली whenever you are trying to explain intention, you are trying to explain the mental state of a criminal while committing that act. So if the intention was extremely criminal, dangerous, and involved a premeditation, a proper plan that included killing somebody, then you would be liable for murder. But if that intention was not premeditated but it was formed in the heat of passion, वो तुरंत फॉर्म हुई, आप पहले से जान नहीं लेना चाहते थे, आपका कोई इरादा नहीं था किसी को मारने का, आपका कोई इरादा नहीं था किसी को बहुत जख्मी कर देने का, लेकिन उस मोमेंट पे आप उसको या तो मारना चाहते थे या हर्ट करना चाहते थे। उस मोमेंट ने आपके जजमेंट को क्लाउड कर दिया। आप शायद क्रिमिनल नहीं है बट आप ह्यूमन हैं। आप उस टाइम पे इतने अग्रेसिव हो गए, उस टाइम पे आप इतने रेकलेस हो गए, उस टाइम पे आपने अपने एक्शंस का क्या रेपरकशन हो सकता है उसे बिल्कुल समझा ही नहीं, और आपने बहुत ही खराब रेकलेस तरह से एक्ट किया और उस वजह से किसी की जान चली। Right, so while you might not have wanted to kill somebody from before, it was not a plan, it was not a proper conspiracy, but at that particular moment you did want to kill him. It might be because of an extreme rage, it might be because of the fact that somebody provoked you to an extent that you wanted to kill him, you wanted to hurt him because you were hurting inside yourself, या फिर वो कोई ऐसा इंस्टेंस था जहाँ पे आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे थे, और उस पूरे के पूरे शरेड में आप समझ ही नहीं पाए कि आप अपनी पावर को थोड़ा एक्सेसिवली यूज कर गए हैं। अब अटैक बंद हो चुका है, अब आपको रुक जाना है। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, राइट? और यू वर अ पब्लिक ऑफिसर एंड यू रियली डिडंट अंडरस्टैंड कि आप जहाँ पे थोड़ा और बेहतर तरह से स्टेबिलिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, वहां पे आपने अपनी पावर को एक्सेसिवली यूज कर दिया। जहां पे आप अरेस्ट से मामले को रफा दफा कर सकते हैं, वहां पे आपने गोली चला दी, राइट? तो ये 5 इंस्टेंसेस दे रखे हैं सेक्शन 300 में जो इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो इंटेंशन जो मर्डर फॉर्म करने के लिए चाहिए। तो लाइक आई सेड कि मर्डर में एक प्रीमीडिएशन है, एक प्रॉपर एक सोचा समझा ख्याल है, एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है जहां पे आपने सोचा कि मैं इसकी जान ले लूंगा, और फिर आपने पूरा का पूरा समा बनाया, पूरी तैयारी की, और फिर आपने उसकी जान ले ही लिया। आपने इस तरह से एक्ट किया कि ये मर जाना चाहिए और आपने उसे मार दिया, राइट? लेकिन जब आप एक पैशनेट मोमेंट में थे, जहां पे आप इतना गुस्से में थे, जो एक मैंने आपको सिचुएशन समझाई है कि आप बस उस मोमेंट पे चाहते थे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल, मैं इसको मार देता हूं, शायद ये तब चुप हो जाए, यू नो। सो द difference is not that of an action or the result that entailed. The difference is the mental state that the criminal possessed at the time of committing that act. Right, so the seriousness of the punishment depends on the intention, the mental state per se. तो मेंटल स्टेट 304 पार्ट 1 में अलग है और 304 पार्ट 2 में भी अलग है। 304 पार्ट 1 में वो इंटेंशन तो है, लेकिन वो मर्डर वाला इंटेंशन नहीं है, वो वाला इंटेंशन नहीं है जो चारों क्लॉजेस में दे रखा है। वो एक सडन एट द मोमेंट फॉर्म हुआ इंटेंशन है जिसने आदमी के जजमेंट को क्लाउड कर दिया है और उसने एक्ट कर दिया और किसी की जान चली गई। तो आपको सजा तो मिलेगी, मर्डर की नहीं मिलेगी, क्योंकि मर्डर आपने नहीं किया, आप जान लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे आप शायद कुछ समझ नहीं पाए, राइट? सो ये एक बहुत ही लेमैन तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, द कॉम्प्लिकेशंस और द न्यूआंसेस ऑफ व्हिच यू ऑलरेडी आई थिंक अंडरस्टैंड। Then comes 304 part 2, which talks about knowledge. So you might not
want to cause death, right? You did not really want to kill anybody, you did not want to kill anybody at all, but you sort of had an idea कि भाई मेरे actions का ही result भी हो सकता है। Murder में idea थोड़ा क्लियर होता है, मतलब एकदम क्लियर होता है, डेलिबरेट एक्शन होता है किसी को किल करने का, ठीक है। द आइडिया दैट your action would kill somebody is not opaque or vague, it is absolutely clear as crystal, and that is the reason why you act also, right? यहाँ पे intention जो 304 पार्ट 1 में जो exceptions का जो intention है वो basically clouded judgment है, where a person acts in with an irrational mind, where the mind is not really fit enough to make a proper judgment। कहते हैं ना कूल डाउन होने का मौका नहीं मिला, तो जब दिमाग कूल डाउन हो जाता है तो वो रैशनली डिसीजंस ले पाता है, तो उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल इरैशनल हो गया था, जजमेंट क्लाउड हो गया था। तो इंटेंशन तो है मर्डर करने की, लेकिन फिर वही वो प्रॉपर डेलिबरेट इंटेंशन नहीं है जो बहुत पहले से चली आ रही है, राइट? उसी मोमेंट पे आई है वो, जिस भी वजह से आई। अब यहाँ पे हम नॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अंदाजा है कि शायद आपकी एक्ट से किसी की जान जा सकती है या किसी की चोट लग सकती है, आपको अंदाजा है, लेकिन आपका इरादा नहीं है कि किसी को चोट लग जाए या किसी की जान चली। अब इस अंदाजे के बावजूद भी अगर आप एक्ट करते हैं तो आप केयरलेस हैं, आप रेकलेस हैं। आप एक्ट कर रहे हैं, ये जानते हो कि भाई किसी को चोट लग सकती है, किसी की जान जा सकती है, फिर भी आप एक्ट करते हैं। और अगर एक्चुअली ऐसा हो भी जाता है कि किसी को चोट लग गई, किसी की जान चली गई, तो जिम्मेदारी आपकी है। भाई आपका इरादा नहीं था चोट पहुंचाने का या जान लेने का, लेकिन आपको अंदाजा तो था, यू हैड एन आइडिया, नो मैटर हाउ वेग इट वाज, यू डेफिनेटली हैड एन आइडिया दैट दिस माइट बी अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शन एंड हेंस you would be liable for that result, right? So if a person drives recklessly on a busy road with non-functional headlights, he is being extremely reckless, and whatever ensues because of his recklessness would be his responsibility, even if it is death, right? तो यहाँ पे भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, इट इज डेथ बाय नेग्लिजेंस। वो किसी भी तरह की नेग्लिजेंस हो सकती है, लेकिन उसमें इंटेंशन मिसिंग होती है। ये डेथ एक नॉलेज में हुई होती है, मतलब आपको नॉलेज थी कि डेथ भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, लेकिन उसे कॉज करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो इंटेंशन जो 304 पार्ट 1 में शायद आपके पास था, ठीक है। इसीलिए इसका जो सेंटेंस है वो थोड़ा सिवियर है और इसका सेंटेंस कम सिवियर है। और हुसैन भाई यही चाह रहे थे कि ये सिवियरिटी मेरे सेंटेंस की कम कर दी जाए, क्योंकि मेरा प्रीमीडिएशन था नहीं। आई डिड नॉट रियली want to kill that man. I had no idea that the man would be killed. I did have a knowledge कि भाई किचन नाइफ है, चोट लग सकती है, लेकिन जान ही चली जाएगी इसका मुझे नहीं पता था। That was his main argument. When the court examined this, it examined it in the light of these principles only: intention versus knowledge, murder versus culpable homicide, and decided that a young man like Hussain Bhai may have, acted a little more irrationally, considering the kind of matrimonial controversy or the matrimonial issue that his sister was engulfed in। वो जो परेशानी, वो मेंटल डिस्टर्बेंस जो उसकी बहन जिसे गुजर रही थी, और शायद वो उसका जिम्मेदार, उसका यंग माइंड उस पूरी परेशानी का जिम्मेदार उसके इन-लॉज को ठहरा रहा था, वो यंग माइंड इररेशनैलिटी में एक्ट कर गया। उसने किचन नाइफ का इस्तेमाल किया, शायद उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, शायद वो तकलीफ देने के लिए, जो उसे लग रहा था उसकी बहन भी गुजर रही है जिस तकलीफ से, लेकिन उसे ये नहीं अंदाजा था कि उसे जान ही चली जाएगी। किचन नाइफ से जिससे सब्जियां काटते हैं उसे जान चली जाएगी, राइट? तो यहाँ पे कोई हीट ऑफ द मोमेंट तो है, लेकिन प्रीमीडिएशन नहीं है, डायरेक्ट इंटेंशन टू किल नहीं है। देयर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ नॉलेज दैट रिजल्ट माइट बी अ लाइकली रिजल्ट, बट डेथ वुड बी अ रिजल्ट। आई वांट टू किल हिम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज मिसिंग, बिकॉज इफ दैट वुड हैव बीन द केस ही माइट हैव यूज्ड समथिंग मोर सीवियर, क्योंकि घर में रिवॉल्वर और बाकी वेपन्स भी थे, लेकिन उसने किचन नाइफ इस्तेमाल किया, तो शायद उसका इरादा हर्ट करने का ही था। तो नॉलेज इंप्यूट की जा सकती है उसके इस यंग इरैशनल माइंड पे, लेकिन इंटेंशन नहीं लगाई जा सकती, इंटेंशन नहीं क्वालिफाई हो रही, और इस वजह से ही कैन बी मेड लायबल फॉर सेक्शन 300 पार्ट section 304 part 2, where an act is done with the knowledge that it may result to injuries or it may result to death, ठीक है, but it cannot be 304 part 1।
तो हुसैन भाई के भी सेंटेंस को मॉडिफाई करके टाइम सर्व्ड कर दिया और उसको जितना उसने टाइम सर्व किया था उतना मतलब सेट ऑफ करके उसको रिलीज कर दिया। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि मैम इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं मेंस में? बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। दिल्ली जुडिशरी जैसे स्टेट्स में सेंटेंसिंग पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जुडिशियल डिस्क्रेशन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पे आप इस केस को बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हुआ है जुडिशरी ने अपने डिस्क्रेशन को यूज करके सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, राइट? You can use it in various topics wherein there is a distinction between culpable homicide and murder, or culpable homicide not amounting to murder versus murder, or intention versus knowledge. अभी एक ये बहुत relevant topics हैं जिन पे मेंस के questions बनते हैं। मेरे पास एक proper आपको question देने के लिए अभी नहीं है, मतलब मैं आपको दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। Anywhere where there is a discussion of distinction between various degrees of culpable homicide, whether it is murder or not murder, or other aspects of it, उसमें आप इसे बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। जुडिशियल डिस्क्रेशन पे आप इसे यूज कर सकते हैं। सेक्शन 304 पे अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। द केस इज क्वाइट versatile, can be used in every question that has culpable homicide in it. तो फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, revolves around a family dispute occurred in November 2000 between appellant Hussain Bhai and his father Hussain Bhai, his father Asghar Ali, and their in-laws. Appellant sister Oneja married to Abbas Bhai. There were ongoing matrimonial issues. Incident के दिन Abbas Bhai went to retrieve house keys from Oneja, leading to a heated altercation. Situation escalated. Abbas Bhai father Idris Bhai Fidali Mithi Borwala intervened, resulting in a physical confrontation, और उसकी डेथ हो गई। ये मैं आपको बता ही चुकी। इनिशियली ट्रायल कोर्ट ने ये किया, फिर हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। Now, whether the incident constituted an offense under section 304(1) or 304(2) of IPC, whether the appellant's action were premeditated or occurred in the heat of the moment. We have understood the provisions. This section deals with cases where culpable homicide is committed with the intention of causing death or body injury, likely to cause death. Punishment life imprisonment or up to 10 years. 304 covers cases where culpable homicide is committed with the knowledge that the act is likely to cause death but without the intention to cause death. 10 साल तक की सजा हो सकती है with or without fine. Culpable homicide defines culpable homicide as causing death with the intention of causing death. The first clause is clearly murder, or causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that the act is likely to cause death. ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया हाई कोर्ट का डिसीजन टू रीक्लासिफाई द ऑफेंस अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2, recognizing that the act was committed in the heat of the moment, was not premeditated. Court noted that appellant was only 18 years old at the time of the incident. His actions were likely influenced by the emotional distress caused by his sister's alleged ill treatment by her in-laws. Court emphasized the passage of time since the incident, over 24 years हो चुके, and the fact that appellant had already served a significant portion. In light of these considerations, court ने modify कर दिया sentence to the period of incarceration already undergone by the appellant. ठीक है। अब इंटेंशन वर्सेस नॉलेज की डिफरेंसेस। पार्ट 1 इन्वॉल्व्स एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ. इन्वॉल्व्स एक्ट्स डन विद द नॉलेज दैट दे आर लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन. डिग्री में हायर, पार्ट 1 में हाई डिग्री कल्पेबिलिटी की है और पार्ट 2 में लोअर डिग्री है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नॉलेज. द फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व्स intention. There is a presence of intention but not the intention that is required for murder. Okay. Punishment हम समझ ही चुके हैं. Burden of proof में prosecution must prove the intention to cause death or grievous bodily harm. Part 2 में prosecution must prove knowledge that the act was likely to cause death. Application part 1 apply होता है with clear evidence of intention to cause death. Part 2 apply होता है जहां पे negligence या recklessness की वजह से जान गई. ओके, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. सिंपल ही था केस, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था.
Which section of IPC deals with offenses relating to culpable homicide with the intention of causing death? हम ये already पढ़ चुके हैं. It should not be difficult to answer. I would like you to put your answers in the comments below. Which section of IPC defines culpable homicide? Again, something that you should know, very very important. In fact, इसका corresponding BNS provision आपको पता ही होना चाहिए, 299 का जो भी है. What is the maximum punishment under section 304 part 1 of IPC? हमने अभी डिस्कस किया, you should know. मीन्स के क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन culpable homicide under section 299 and the classification of offences under section 304 part 1 and 2 with reference to relevant case laws. Critically analyze the distinction between culpable homicide and murder under Indian Penal Code, focusing on the role of intention and knowledge, discuss with reference to relevant judicial interpretations. इन्हें आप जरूर लिखें और इस recent case law को यूज करें. अगर आप उस पर लिखना शुरू करेंगे और इस केस को यूज करना शुरू करेंगे तो इसके नुआंसेस भी समझने लगेंगे, और इसके अलावा आप कौन से क्वेश्चंस में इसे यूज कर सकते हैं वो भी आपको समझ आने लगेगा. Right, so make sure the idea behind giving you these questions is not just for you to practice these questions only, but you to really understand the context of the case so that you can apply it at various questions. जब आप एक केस को लिखते हैं तो आप उसे as a lawyer आप उसे कुछ interpret करके ही लिखते हैं, आप बिल्कुल उसे word for word judgment के form में नहीं लिख देते हैं. Right, you are trying to interpret it in your own language, trying to fit it in the situation जो आपसे पूछी गई है. तो जब आप उसको एड्रेस करके केस को यूज करते हैं तो उसे कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं ये भी समझ आने लगता है. इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और दूसरा इन्हें चेक करवाना और भी जरूरी है. मेक श्योर दैट यू गेट देम इवैल्यूएटेड, अदरवाइज देयर इज जस्ट नो पॉइंट. राइट, तो आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के दिलचस्प केस लॉ के साथ. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.